नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का हल्द्वानी का दौरा। 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की 23 परियोजनाओं का कर रहे हैं उद्घाटन और शिलान्यास। नीति आयोग बृहस्पतिवार को बांस क्षेत्र के विकास पर एक दिवसीय कार्यशाला का किया आयोजन। कार्यशाला में बांस के विकास में अवसरों और चुनौतियों को समझने के लिए भारत और विदेशों के कई हितधारक हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त करेंगे जारी। साथ ही प्रधानमंत्री लगभग 351 एफपीओ को 14 करोड़ रुपए का इक्विटी अनुदान भी करेंगे जारी। लगभग 1.24 लाख किसानों को होगा लाभ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने असम गुवाहाटी में कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान भवन का किया लोकार्पण। कहा, कृषि क्षेत्र की प्रगति में कृषि विज्ञान केंद्र और वैज्ञानिकों की अहम भूमिका। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री काशीपुर में अरोमा पार्क, सितारगंज में प्लास्टिक इंडस्ट्रियल पार्क और राज्य भर में आवासीय, स्वच्छता व पेयजल आपूर्ति से जुड़ी कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। और नीति आयोग बृहस्पतिवार को बांस क्षेत्र के विकास पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। उसने नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत कार्यशाला का उन्होंने उद्घाटन किया। इस कार्यशाला में बांस के विकास में अवसरों और चुनौतियों को समझने के लिए भारत और विदेशों के कई हितधारक शामिल हुए। नीति आयोग बांस के उपयोग और व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए देश में बांस उद्योग के समग्र विकास को लेकर व्यवहारिक नीतियां और प्रौद्योगिकियां तैयार करने की प्रक्रिया में है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत रुचि के परिणाम स्वरूप बांस अथवा बैम्बू, जिसकी बहुत ज़्यादा जानकारी जागरूकता नहीं थी इस देश में, हालांकि सबसे अधिक शायद रिजर्व हमारे पास है, लेकिन विडंबना ये थी कि हमारा बैम्बू बाहर चला जाता था और बाहर के देश उसी में से बैम्बू प्रोडक्ट बना करके 5-6 हज़ार करोड़ रुपए मात्र अगरबत्ती का तजारत करते थे हिंदुस्तान से। तो आप देखिए कि हमारा सरमाया बाहर जाता था और उनको आत्मनिर्भर बनाता था, बल्कि आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर बनाना। तो हमें इस बात का गर्व भी है और कि प्रधानमंत्री जी ने इस ओर तवज्जो दी। अनेकों ऐसे क्रांतिकारी उन्होंने निर्णय लिए। 100 वर्ष पुराना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को संशोधित कर दिया गया ताकि होम ग्रोन बैम्बू से उससे मुक्ति मिल जाए। इसी प्रकार आयात कर बढ़ा दिया गया है बैम्बू प्रोडक्ट्स पर। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि पूर्वोत्तर सहित देश भर में बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। हमारी जो आज बैम्बू इकोनॉमी है वो कम से कम 10 गुना बढ़ जाए आने वाले दिनों में, और क्योंकि इसकी पूरी जो है वो पोटेंशियल है और हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जितने फ़ायदे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया उन सबको पूरा करना है। और आज जो है वो सप्लाई कंस्ट्रेंट है, डिमांड है 1500 इस्तेमाल इसके जो है डॉक्यूमेंट किए जा सके, मगर इसकी सप्लाई जो है वो पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस बैम्बू को पूरे देश में इसका विकास हो। नॉर्थ ईस्ट में तो होगा ही होगा, और इसके जितनी ज़्यादा इसकी हम उपज कर सकेंगे उतना ही ज़्यादा हमें न सिर्फ अपने पर्यावरण में मदद मिलेगी, मगर हमारी अर्थव्यवस्था में और रोज़गार को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए बहुत मिलेगी। तो नीति आयोग का ये आइडिया है कि हम इसको अभी इससे शुरुआत करके बैम्बू मिशन के साथ जुड़कर सारे राज्यों में इसका हम लोग प्रोपेगेट करें। और जमीनी स्तर के किसानों को सशक्त बनाने की निरंतर प्रतिबद्धता और संकल्प के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी 2022 को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का अंतरण किया जाएगा। पीएम किसान योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है, जो 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में देय है।
धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है। इस योजना में किसान परिवारों को अब तक 1.6 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि अंतरित की जा चुकी है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी करेंगे, जिससे 1.24 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एफपीओ के साथ बातचीत करेंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित रहेंगे। और लुप्तप्राय पेड़ पौधों को बचाने को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही, इसीलिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पूर्वोत्तर पहुंचे और उन्होंने इसको बचाने के जो लुप्तप्राय पेड़ पौधे उनको बचाने के लिए एक लेबोरेटरी का भी अवलोकन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कान्हा शांतिवनम का अवलोकन किया और इसका मकसद है कि हार्टफुलनेस वृक्ष संरक्षण केंद्र में टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उसका शुभारंभ किया। देश भर में लुप्त प्राय पेड़ पौधों की जो प्रजातियां हैं उनको बचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए एक लेबोरेटरी की संकल्पना की गई। तोमर ने कहा कि लोगों को रोजगार मिले, किसान उन्नत खेती की ओर आगे कदम बढ़ाए, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा, भूमि का संरक्षण करना होगा, भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है उसको बढ़ानी होगी। वैदिक ज्ञान में हमेशा पेड़ों को प्राथमिकता मिली है, पेड़ पूजे भी जाते रहे हैं। भारतीय संस्कृति में कई पेड़ों की पूजा की जाती है, इसलिए ये जरूरत है कि हमें जो लुप्त प्राय पेड़ हैं उनको बचाया जाए, उन प्रजातियों को संरक्षित किया जाए। देश का पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान भी पौधों पर आधारित है, इसीलिए औषधि खेती की तरफ भी किसानों को जागरूक होने की जरूरत है। हार्टफुलनेस वृक्ष संरक्षण केंद्र का उद्देश्य पौधों के प्रसार के पारंपरिक तरीकों की चुनौतियों का सामना करना है। टिश्यू कल्चर प्रक्रियाओं की देखरेख भारत और इजराइल के विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा की जाती है ताकि किसानों को आधुनिक बनाया जा सके। केंद्र द्वारा कम से कम 5 लुप्तप्राय किस्मों के 1.5 लाख से ज्यादा पौधे प्रतिवर्ष की दर से तैयार और प्रसारित किए जाते हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र की प्रगति में कृषि विज्ञान केंद्रों की जो भूमिका है वो काफी अहम है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र की प्रगति में कृषि विज्ञान केंद्रों यानी कि जो केवीके हैं उन और वैज्ञानिकों की बड़ी भूमिका है, ये केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है। कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रयासों से ही खाद्यान्न के मामले में दुनिया में भारत आज आत्मनिर्भर बना है और कई ऐसे जिन्स है, कई ऐसे खाद्यान्न है जिनमें अच्छी उपज की जाती है। जहां भी कृषि विज्ञान केंद्र वहां कृषि क्षेत्र को उन्नत करने, किसानों की आमदनी बढ़ाने में काफी मदद मिली है। फसलों के विविधीकरण और बीजों के आविष्कार में कृषि विज्ञान केंद्रों ने काफी बेहतरीन काम किया है, अच्छा काम किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की बात करें तो फसलें, जलवायु हमारे लिए एक बड़ी पूंजी है और यही मकसद है कि जो उत्पादन क्षमता है वो लगातार बढ़ाई जाए। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जितना काम होना चाहिए था पहले नहीं हो पाया है, ये केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, लेकिन अब धीरे धीरे विकास किया जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि और जैविक खेती की दृष्टि से भी बड़े हब के रूप में जाना जाएगा और पूर्वोत्तर के कई ऐसे राज्य हैं जहां जैविक खेती बड़ी मात्रा में की जाती है। ऑयल पाम मिशन द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों और उद्यमों के लिए एक विशेष रियायतें भी दी गई, सब्सिडी भी दी जा रही है। प्राकृतिक खेती पुरातन मॉडल ही है जिससे देसी गायों की नस्लों को बचाया जा सकता है, ये केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा। गाय का दूध उपयोगी है, गोबर के उपयोग से खाद बनाकर खेती की लागत भी घटा सकते हैं, यानी कि जो जीरो बजट फार्मिंग है उसकी तरफ भी किसानों को बढ़ावा दिया जा सकता है। और आजादी के 75वें वर्षगांठ को पूरे देश में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। वाराणसी में ऐसा ही प्रयास खादी ग्रामोद्योग ने खादी और ग्रामोद्योग की एक प्रदर्शनी लगाकर किया है। देखिए हमारे सहयोगी हरकेश बहादुर सिंह गौतम की एक खास रिपोर्ट। खादी और ग्रामोद्योग पूर्ण स्वदेशी और लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देता है और वाराणसी के खादी ग्रामोद्योग आयोग ने खादी ग्रामोद्योग की पूरे देश के हर राज्य के खास उत्पादों की प्रदर्शनी लगाकर आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने का प्रयास किया है। इस विशेष खादी प्रदर्शनी का पहली बार बनारस में आयोजन किया गया है, जिससे कि जो हमारी खादी और ग्रामोद्योगी संस्थाएं हैं, आरजीपी, पीएमईजीपी इकाई हैं, उनके द्वारा जो उत्पादित प्रोडक्ट है वो हमारे काशीवासियों को, वो हमारे खादी प्रेमियों को इजीली उपलब्ध हो सके। इस प्रदर्शनी में लगभग 18 राज्यों ने प्रतिभाग किया है। देश के लगभग हर राज्य का स्टॉल लगाया गया है, जिनमें जम्मू कश्मीर, नागालैंड और राजस्थान के खादी के कपड़े और खाने की चीज़ें भी शामिल हैं। इन दुकानदारों को व्यापार के साथ साथ प्रसिद्धि भी मिल रही है। सर हम कश्मीर से आए हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह काम ठीक हो रहा है सर, रेस्पॉन्ड अच्छा आ रहा है। खादी ग्राम उद्योग से हमको लोन प्राप्त होता है, हम लोन लेकर अपने काम स्टार्ट करते हैं सर। इनसे फिर हमको ये बाज़ार उपलब्ध कराते हैं, एग्जीबिशन लगता है ना, उसमें हमको ये पार्टिसिपेट करते हैं,
जिसमें हम बना के अपना प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करते हैं और हमको बहुत फ़ायदा होता है सर इसके अंदर। नमकीन पापड़ भुजिया बीकानेर से लेकर के आया हूँ। यहाँ पे वो नमकीन ऐसा नहीं बनता, तो हम स्पेशल नमकीन पापड़ भुजिया मूंग का पापड़ चने का पापड़ अलग अलग टेस्ट में 10-15 वैरायटी लेकर के आते हैं, जो हमारा यहाँ पे रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है और पब्लिक आती है तो सेल भी अच्छी होती है। इस तरह की प्रदर्शनी से वाराणसी और आसपास के इलाके के लोगों को बहुत सी चीजें जो देश के भिन्न भिन्न प्रांत की हैं एक ही जगह मिल जाती हैं। मैंने बैग खरीदा, जैकेट खरीदा इनके लिए, और जो है पर्स वगैरह अपना कपड़े उपड़े शर्ट का पैंट का खादी का ये सब खरीदा। प्रदर्शनी में भैया ये है कि हर चीज़ मिल जाती है और अदर स्टेट से आते हैं ये लोग लगाते हैं, तो यहाँ जिसको जो चाहिए जैसे चाहिए अपने पसंद का सब ले लेता है और रेट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था। खादी ग्राम उद्योग ने अमृत महोत्सव के माध्यम से लोगों को खादी और स्वदेशी को जहां याद दिलाने की कोशिश की है, वहीं देश के अनेक राज्यों के उत्पादों को पहचान भी दिलाने का प्रयास किया है। खादी का अपना महत्व रहा है स्वतंत्रता के आंदोलन में, उसी का अमृत महोत्सव है और उसी के लिए स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के लिए ही यह खादी की प्रदर्शनी लगी है। गजक की मिठास ये भी पा सकते हैं आप, क्योंकि मकर संक्रांति आने वाली है, मकर संक्रांति की तैयारी भी कह सकते हैं इस अमृत महोत्सव में। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, वाराणसी। तो चलिए अब देखते हैं सिलादोन से महिला सशक्तिकरण की कहानी, जहां महिलाएं समूह से जुड़कर सशक्त एवं आत्मनिर्भर हो रही और उनके बनाए हुए उत्पाद महानगरों तक पहुंच रहे हैं। पेश है खास रिपोर्ट। कल तक नक्सलवाद से सशक्ते और नशापन से बीमार खूंटी जिले के सिलादोन गांव में बदलाव की बयार बह रही है। यहाँ की महिलाएं समूह से जुड़कर सशक्त एवं आत्मनिर्भर हुई हैं और परिवार से लेकर समाज में विकास की रोशनी बिखेर रही हैं। इन महिलाओं के हाथों का कमाल रांची से लेकर दिल्ली के बाजारों तक अपना जादू बिखेर रहा है। समूह से जुड़ी 30 से अधिक महिलाएं लाह की सुंदर चूड़ियां तैयार करती हैं, जो ट्राइफेड और पलाश मार्ट के जरिए कस्बों से लेकर महानगरों तक पहुंच रही हैं। पहले तो हम लोग रेजा कुली काम करते थे, मजदूर काम करते थे, और यहाँ पर जुड़ गए तो अभी आमदनी हो रहा है। अभी अच्छा से बच्चा लोग को भी इंग्लिश मीडियम में पढ़वा रहे हैं। पहले सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रहा था बच्चा लोग को, तो अभी आमदनी हो रहा है। ऐसे ही पर डे हम लोग 300-200 रुपया काम करते हैं यहाँ पर, महीना में 6,000 रुपया होता है। जब से हम लोग ट्रेनिंग किए, ट्रेनिंग करने के बाद से जब भी काम कर रहे हैं तो हम लोग का बदलाव आ रहा है। अभी पैसा का दिक्कत नहीं होता है, बाल बच्चा को हम लोग अच्छे से पढ़ा रहे हैं। हम लोग को पहले यहाँ ट्रेनिंग मिला, ट्रेनिंग मिल के अभी काम मिल रहा है। काम में पर डे का 200 मिलता है। लाह चूड़ियां और वन उत्पादों से जुड़कर इन महिलाओं की आर्थिक दशा में बड़ा बदलाव आया है। आज इन्हें हंडिया दारू बेचने से छुटकारा मिला है। आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ते हुए ये स्थानीय वन उत्पादों से स्वादिष्ट और सेहतमंद चीजें भी तैयार करती हैं। महिलाओं ने अपनी मेहनत से लोगों की सोच को भी बदल दिया है। पहले जो पुरुष इन्हें घर की दहलीज लांघने से रोका करते थे, वही अब इन्हें प्रोत्साहित करते हैं। पहले हंडिया दारू बेच रहे थे, अभी ला चूड़ी में फायदा हो रहा है और हम लोग चूड़ी बनाते हैं। सभी 30 दीदी से ज़्यादा है अभी बनाने में, और हम लोग पहले और अभी भी बनाते रहेंगे। आज भी सर काफ़ी बदलाव हुआ है। जो उनका हस्बैंड होता था, पहले यहाँ ट्रेनिंग चलता था तो वहाँ पे आने के लिए मना करता था, आज उनको टाइम से पहुँचाता है। तो उनके घर में बाकायदा उनके एवज में मजदूरी पहुँचता है और उनका घर चल रहा है, जिससे संतोष होकर के उसका हस्बैंड समय पर यहाँ पे पहुँचाता है काम करने के लिए। सिलादोन की इन महिलाओं ने समाज को विकास के मायने और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। इनके इस प्रयास से न सिर्फ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है, बल्कि नशा मुक्त के अभियान को भी बल मिला है। सिलादोन की ये महिलाएं आत्मनिर्भर भारत की नई कहानी लिख रही हैं। ये महिलाएं यहाँ पर अपने हाथ के हुनर के दम पर आत्मनिर्भर बन रही हैं और प्रधानमंत्री का जो सपना है वोकल फॉर लोकल, उसे भी पूरा कर रही हैं। अपने सहयोगी अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि देश के अलग अलग अनाज मंडियों में अनाज का क्या क्या है भाव। मोटे अनाज में शामिल ज्वार एक पौष्टिक अनाज है
और इसके अंतर्गत ज्वार, बाजरा, रागी, छोटा ज्वार, कंगनी, प्रोसो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कोदो तथा अन्य ज्वार आते हैं, जिनका पौष्टिक महत्व अधिक है। ज्वार वर्षा आधारित कृषि के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। ज्वार की फसल से किसान को डबल फायदा होता है। पहले तो अनाज के तौर पर ज्वार को इस्तेमाल करते हैं, दूसरा इसे पशुओं के चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अनाज उत्पादों की मांग बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। भारत ने वैश्विक बाजार में 1,49,926 मीट्रिक टन से अधिक के निहित अनाज का निर्यात किया है, जिसका मूल्य 450 करोड़ 95 लाख रुपए और 60.87 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत ने साल 2020-21 के दौरान मोटे अनाज का उत्पाद का निर्यात मुख्य रूप से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और नेपाल को किया है। आपको बता दें कि एपीडा ने साल 2021-26 में 5 वर्ष की अवधि के लिए ज्वार तथा ज्वार प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नई योजना की तैयारी कर रही है। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 34 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जिसका असर ज्वार के भाव पर पड़ सकता है। ज्वार के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 28 दिसंबर को ज्वार का भाव था 2000 रुपए। 29 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2000 रुपए पर टिका रहा। वहीं कर्नाटक की शिमोगा मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 28 दिसंबर को ज्वार का भाव रहा 2850 रुपए। 29 दिसंबर को इसके सौदे 150 रुपए मजबूत होकर 3000 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश के खातेगांव मंडी में ज्वार का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 28 दिसंबर को इसका भाव रहा 1446 रुपए, जो कि 29 दिसंबर को भी 1446 रुपए पर टिका रहा। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में 28 दिसंबर को ज्वार का भाव रहा 2000 रुपए, जो कि 29 दिसंबर को 100 रुपए बढ़कर 2100 रुपए पर पहुंच गया। वहीं देश भर में हो रही रबी ज्वार की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,80,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 10 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में ज्वार की बुआई 20,49,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 22,30,000 हेक्टेयर रही थी। देश में अभी रबी फसलों की बुआई का सीजन चल रहा है। देश के कई राज्यों में तिलहन की बुआई चरम पर है। अक्टूबर के मध्य में हुई बारिश के कारण कई क्षेत्रों में रबी तिलहन की बुआई में देरी हुई है। बावजूद इसके पिछले साल के मुकाबले तिलहन का रकबा बढ़ा है। तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सरकार की कोशिशों का असर देखने को मिला। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों से पता चला है कि तिलहन का रकबा 18,92,000 हेक्टेयर बढ़ा है। दूसरी रबी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिलहन के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में तिलहन की बुआई 18,92,000 हेक्टेयर बढ़कर 83 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 64,73,000 हेक्टेयर ही रही थी। राज्यों में हो रही कुल तिलहन की बुआई पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश में अभी तक तिलहन का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, जबकि बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बुआई बीते साल से पीछे है। वहीं सोयाबीन के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 28 दिसंबर को सोयाबीन का भाव था 5,830 रुपए। 29 दिसंबर को इसके भाव में 125 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,705 रुपए पर आ गया। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 28 दिसंबर को सोयाबीन का भाव रहा 6,000 रुपए। 29 दिसंबर को इसके सौदे 1,480 रुपए लुढ़क कर 4,520 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की उमरखेड़ मंडी में सोयाबीन का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 28 दिसंबर को इसका भाव रहा 5,700 रुपए, जो कि 29 दिसंबर को भी 5,700 रुपए पर टिका रहा।
वहीं राजस्थान की अकलेरा मंडी में बुधवार को सोयाबीन की खरीद 5,950 रुपए पर हुई। बता दें कि साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी हो चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश भर में सोयाबीन की उपज 12.72 मिलियन टन हो सकती है। तो खेती किसानी के अलावा कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। खास खबर में देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ओमिक्रॉन के अब तक 961 मामले सामने आए। राहत की बात यह है कि इनमें 241 लोग संक्रमण को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले 238 अब तक दिल्ली में सामने आए, केरल में 65, तेलंगाना में 62, राजस्थान में 46, तमिलनाडु और कर्नाटक में 34 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 3,900 नए मामले सामने आए। राज्य के 85 नए ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए। मुंबई में 2,510 कोविड मामले दर्ज किए गए। एक दिन में 1,306 मरीजों को उपचार के बाद स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अब तक 65,06,137 कोविड-19 मरीजों को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से निजात मिल चुकी है। राज्य में महामारी से स्वस्थ होने की दर 97.61% है। कल 20 रोगियों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना वायरस के 923 नए मामले सामने आए। दिल्ली में 30 मई के बाद से पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए मामले सबसे ज्यादा रहे। हालांकि पिछले 24 घंटों में कोई मौत दर्ज नहीं हुई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट अब 1.29% हो गई है। देश भर में जारी राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 143 करोड़ 83 लाख को पार कर गया है। अब देश 143 करोड़ 83 लाख 22,724 लाभार्थियों का टीकाकरण अब तक हो चुका है। कल 63 लाख 91,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लगाए गए सरकारी प्रतिबंधों के बाद सबसे ज्यादा असर कामकाजी लोगों पर पड़ा है। दिल्ली मेट्रो में आधी क्षमता के साथ परिचालन किया जा रहा है। लगातार दूसरे दिन दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। इस वजह से लोगों को अपने अपने दफ्तरों तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 को आज से 6 महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि इस कानून को नागालैंड में 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है। यह कानून सेना को राज्य के अशांत क्षेत्र में कहीं भी स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए व्यापक अधिकार देता है। जिन क्षेत्रों में AFSPA लागू है वहां किसी भी सैन्यकर्मी को केंद्र की मंजूरी के बिना हटाया या परेशान नहीं किया जा सकता। यह केंद्र सरकार द्वारा नागालैंड से सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 को वापस लेने के सुझाव देने के लिए 7 सदस्यीय समिति के गठन के कुछ ही दिनों बाद आया है और 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह लगातार राज्य का दौरा कर रैलियां कर रहे हैं और पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी फीडबैक भी ले रहे हैं। इस अभियान में जुटे अमित शाह आज प्रदेश के 3 जिलों मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मणिपुर में युवा रैली को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा मणिपुर के कॉकचिंग में युवा रैली को संबोधित करेंगे। राज्य में 2022 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जेपी नड्डा राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी कर सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के बजट को लेकर राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ गुरुवार को बैठक कर रही हैं। सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 28 फरवरी तक बढ़ा दी। इससे पहले 31 दिसंबर तक वार्षिक रिटर्न दाखिल करना था। अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटी R9 में वार्षिक रिटर्न और फॉर्म जीएसटी R9C में स्वप्रमाणित समाधान विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि बढ़ा दी गई है। जीएसटी R9 माल और सेवा कर के तहत पंजीकृत करदाताओं द्वारा वार्षिक रूप से दाखिल किया जाने वाला वार्षिक रिटर्न है। और लखनऊ में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्यों में अब तक मतदाताओं की कुल संख्या में 15 करोड़ से अधिक है, लेकिन अंतिम
प्रकाशन के बाद ही मतदाताओं के वास्तविक आंकड़े आएंगे। उन्होंने कहा कि अंतिम प्रकाशन के बाद भी अगर किसी का नाम ना आए तो वे क्लेम कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि SSR 2022 के अनुसार अब तक 52.8 लाख मतदाताओं को सम्मिलित किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आयोग की टीम ने प्रदेश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है। राजनीतिक दलों की मांग है कि समय पर चुनाव कराया जाए। तो किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार। द्वारे द्वारे नए साल का स्वागत कीजिए मेरे साथ।